हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 21 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो मेजरली आज के जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैट्स बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ये स्टैट्स को नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस तो हमेशा करती ही हूँ, तो उसको हम थोड़ा सा इन डिटेल, क्योंकि अब स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उससे जुड़े जो सवाल होंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले एनुअल शेयर ऑफ एब्सेंटेशंस इन इंडियाज वोट्स एट द यूनाइटेड नेशन रीचेज एन ऑल टाइम हाई। तो बेसिक इस न्यूज़ का कहने का मतलब यही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद यूनाइटेड नेशंस का जब भी हम मेंबर बने हैं, उसके बाद से इनिशियली इट यूज्ड टू बी कि हम मैक्सिमम रेजोल्यूशंस में येस वोट क्या करते थे, बट अब नो वोट करने से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बट बाय द टाइम अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो टोटल जितने भी रेजोल्यूशंस पास हुए हैं उसमें हमने एक शिफ्ट देखा है ये येस से एब्सेंटिज्म का, यानी कि हम जो है एक न्यूट्रल स्टांस लेते हैं या एब्सेंटिज्म ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिक सा आइडिया जो है अभी के हिसाब से उन्होंने लगाया कि जो वर्ल्ड है इट इज अंडरगोइंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे, या तो बिल्कुल ही ज़्यादा हाँ है यानी कि येस है, या बिल्कुल ही ज़्यादा नो है। तो इन दैट सिचुएशन जब हम एब्सेंटिज्म को रखते हैं या हम न्यूट्रल स्टैंस को रखते हैं या हम नहीं करते हैं किसी के लिए भी वोट, ठीक है, ना येस ना नो में, तो इन दैट सिचुएशन इंडिया जो है एक बेटर पोजीशन पे आ जाता है। तो उन्होंने उसी के ही स्टैट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं कि 5500 के अराउंड डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास हुए हैं 1947 के बाद से लेके अब तक 2025 में। तो इनिशियली इंडिया का स्टांस जो है वो 56% होता था जब येस वोटिंग होती थी, ठीक है, सिंस 1955। और एब्सेंटिज्म की जब हम बात कर रहे हैं वो 44% हुआ करती थी। अब उसके बाद जो पैटर्न्स है वो चेंज होते रह रहे हैं वॉलेटिलिटी के अराउंड जब हम देखते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी भी टाइमली जो है वो चेंज होती रही है ना। तो एनुअल येस का 1960s में हमारे पास कितना 20 से 100% के बीच में वो स्विंग करता होता था, ठीक है। एंड एब्सेंटेशंस जो है वो 0 से 40 के बीच में जो है यहाँ पर वेरी करते थे। सो 0 से 100 के बीच में अराउंड 60% के बेसिस पे आप लगा लो कि इस टाइम पे हुआ करते थे, 40% एब्सेंटिज्म होती थी। सब्सिक्वेंटली हम देखें तो 25 ईयर्स दैट इज बिटवीन 1970 से 1994 के बीच में हमारी येस की परसेंटेज जो है वो अब रेंज करती थी 74 से 96%, और एब्सेंटेशंस जो है वो 9 से 19% हुआ करती थी। बट अब मिड 1990 से 2019 के बीच में देख रहे हैं तो 75 से 83% पे हम येस करते हैं, एब्सेंटेशंस जो है वो 10 से 17% होता है। बट उसके बाद इंक्रीज पोलराइजेशन क्योंकि हमने वर्ल्ड की देखी तो यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं वो कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गए। कॉम्प्लिकेट यानी कि एक किसी रेजोल्यूशन के बीच में बहुत सारी मल्टीपल चीजें यहाँ पे डिस्कस होती थी, उसी के लिए एक सिंगल रेजोल्यूशन पास होता था। तो इस वजह से जो स्टांस है इंडिया का वो भी चेंज होना शुरू हो गया। तो एन इंडिया सेंट्रिक वन बेटर अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, तो इसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करना चीजों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इंडिया जैसे कंट्री के लिए। तो एब्सेंटिज्म जो है उसके अकॉर्डिंगली वो भी वेरी होना शुरू हो गई, ठीक है। सो अब 40% के केसेस में, 56% के केसेस में अगर आप 2025 में देखें तो हमने 44% जो है वो एब्सटेन करना शुरू कर दिया है एंड 56% जो है हम येस करते हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग अभी इसको ऐसे किया गया है क्योंकि अब जो रेजोल्यूशंस है वो कॉम्प्लिकेट हो गई हैं एंड जो प्रीवियस रेजोल्यूशंस हुआ करते थे वो क्लियर एंड फोकस होते थे एक सिंगल टॉपिक्स पे, तो अभी मल्टीपल टॉपिक्स एक ही रेजोल्यूशन में कवर होते हैं, ठीक है। सो अब फॉरेन पॉलिसी का भी इसके ऊपर इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है। बस ये न्यूज़ ने आपको यही बोला, इसके अलावा आपको ये नंबर्स के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। यूएन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके जितने भी परमानेंट अब कह सकते हो कि बॉडीज़ है उसके बारे में पता होना चाहिए। वोटिंग किस तरीके से होती है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में क्या क्या उसका पैटर्न रहता है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो सवाल जब हम सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि आपके यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव वन vote. Second, decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by 2/3 majority of the people. Third, a party to a dispute shall abstain from voting. How many statements are correct? इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि पहली है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो कि 15 मेंबर्स की एक परमानेंट बॉडी है जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट क्यों होती है कि हर एक का एक वोट होगा, ठीक है। सेकेंड, ये 2/3 मेजोरिटी पे नहीं होता है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी इसलिए इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जब 15 मेंबर्स है उसमें से एब्सोल्यूट हमारे पास 9 वोट्स जो हैं
वो होने ही चाहिए, ठीक है। इन दैट केस 9 वोट्स के केसेस में अगर कोई एक परमानेंट मेंबर का वोट आ जाता है वो बात अलग होती है, वैसे हमें एब्सोल्युटली 9 वोट्स की रिक्वायरमेंट रहती है पास करने के लिए किसी भी तरह का रेजोल्यूशन। तीसरी चीज, जो पार्टी इन डिस्प्यूट रहती है ना सिक्योरिटी काउंसिल में, वो अकॉर्डिंग टू हमारा आर्टिकल जो 52 है ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की जब हम बात कर रहे हैं, तो पार्टी टू डिस्प्यूट शैल अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट बनती हैं। सेकंड, बिल्कुल नॉर्मल सी न्यूज़ है ये कि ड्रोन स्वॉर्मिंग टू स्मार्टर वॉर रूम्स, आर्मीज एआई रोड मैप टू ऑपरेशंस बाय 2026-27। तो इसके अंदर उन्होंने बेसिक्स यही बात बोली कि हमें सर्विलेंस बढ़ानी है। सर्विलेंस के बाद अब सर्विलेंस के अलावा हमारे पास जो एआई के मॉडल्स है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है, जो मशीन लर्निंग लैंग्वेज होती है, उनके बेसिस पे हमें एक ऐसा एआई को डेवलप करना है कि जो बहुत सारे लार्ज डेटास को क्यूमुलेटिवली बहुत जल्दी प्रोसेस करके हमारे पास एक समरी तैयार करके दे दे, ठीक है। सो उसके अंदर बेसिक्स उन्होंने क्या बोला कि आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस 2026 का एक मेजर पार्ट रहने वाले हैं एंड प्रोसेस कर सके ताकि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली, ठीक है। सो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्कैन करेंगे लॉन्ग रिपोर्ट्स को, एआई पावर्ड चैट बॉक्स या वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम्स या फेशियल रिकॉग्निशन एंड टूल्स जो कि अब यूजुअल या अनयूजुअल पैटर्न्स को दोनों को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। एआई का यूज हमने करने के लिए क्या कि ड्रोन्स की फीड्स क्या है, सैटेलाइट्स क्या क्या इंफॉर्मेशन भेज रही हैं, एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड सेंसर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें टाइमली आ रही है, एंड उसी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली एक सिंगल रिपोर्ट के अंदर वो हमें बनाकर दे दे। इस तरीके से हम रोड मैप जो है वो बनाने वाले हैं। इसके अलावा ये बेसिक्स आइडिया हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया एंड एक बेसिक्स आइडिया इसमें यही है कि जो एआई है इसको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, डाटा शेयर कर सके, हम मेंटेन कर सके उन रिकॉर्ड्स को एंड सपोर्ट ले सके, इंटीग्रेट कर सके, प्रमोट कर सके, रिसर्च कर सके, डेवलपमेंट कर सके, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि इन टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट कर सके हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कि आने वाले टाइम में हमें किस तरह के अब इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब हमारे पास सभी का एक एनालिसिस अगर इकट्ठा आ जाता है तो हमें किस तरह के वेपन्स की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले टाइम में, क्या वहां पे गतिविधि चल रही है बॉर्डर वाले एरिया पे, इन सभी की एक पर्टिकुलर हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। वही हमारा रोड मैप जो है बनाने में हेल्प करेगा आगे किस तरह की हमें वेपन्स को प्रोक्योर करना है, ठीक है। अब एआई को हम वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस के लिए यूज करने वाले हैं, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में एंड काउंटर इंटेलिजेंस में, सर्विलेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के एनालिसिस के लिए जिसको हम ओसेंट भी बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया के लिए, एडवर्सरी कैपेबिलिटीज में हमें क्या क्या करना चाहिए एंड रन वॉर्म रेजिंग सिमुलेशंस। तो सिमुलेशंस के लिए एआई भी यूज किया जाता है ना, अभी ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए क्या पता है सिमुलेशंस को यूज करना शुरू कर दे जस्ट टू चेक रिफ्लेक्सेस एंड एवरीथिंग, है ना। उन सब चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है एंड उसी के बेसिस पे एक लैब जो एआई बेस्ड होगी उसको सेटअप किया जाएगा ताकि अब एआई की जितने भी रेट्रोफिटिंग एआई की कैपेबिलिटीज है उनको हम लेगेसी इक्विपमेंट के अंदर लगा सकें, नए जो हमारे इक्विपमेंट्स आएंगे उनके अंदर भी एंड पुराने वालों में भी, और जीपीएस एक्सेस जो है उसमें हम डिनाई करेंगे, ठीक है, वो हम प्रोवाइड नहीं करने वाले, कोई किसी भी तरह का हमारा कोई इक्विपमेंट अब यूज होता है। Then, which among the following will not be a part of the Indian Army's AI roadmap for operations? Machine learning, big data analysis, large language model, satellites, programming. करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी, सैटेलाइट प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिकली रोड मैप का पार्ट तो नहीं है, सैटेलाइट्स के अंदर हम एआई या बिग डाटा जो मॉडल्स है वो यूज करने की बात कर रहे हैं, है ना। नई सैटेलाइट्स तो इन तीनों के बेसिस पे जो रिपोर्ट आएगी क्यूमुलेटिवली उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज़ को ना आप यूज कर सकते हो आपके मेंस के आंसर्स में, जब आप एआई के ऊपर आपसे अगर सवाल पूछा जा सकता है तो आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मिलिट्री वाला पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हो। एआई के केस में हम पहले हेल्थ की बात करते थे, है ना, या रोबोटिक्स के केस में हम एआई की बात करते थे, मिलिट्री के अंदर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो ना एआई को, ठीक है। सो हमारे डिफेंस सिस्टम जो है उसके अंदर इसको अगर आप इनकलकेट कर रहे हो एज एन एग्जांपल इस न्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी बनता है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। देन टू बूस्ट सर्वेलेंस गवर्नमेंट टैप्स ग्लोबल फर्म्स फॉर हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, ठीक। सो इसके अंदर क्या है, सरकार कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर या ग्लोबल फर्म्स जो है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी जो हमें प्रोवाइड कर सके हमें उनको इनकलकेट करना है, ठीक है। सो बेसिक्स आइडिया उसके पीछे का क्या है, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कार्टोसैट 3 एंड जो रिसत हैं वो दोनों काम तो कर रही हैं, बढ़िया कर रही हैं, बट जो कार्टोसैट 3 है ना उसने हमें प्रॉमिस किया था कि
बाय 30 सेंटीमीटर्स तक वो हमें क्लियर पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकेगी। बट उसकी जब से कमिश्निंग हुई है उसके बाद वो हमें देखने को मिला है 30 सेंटीमीटर्स पे वो डेटा जो है ना इतना करेक्टली हमें नहीं दे पा रही है, वो 50 सेंटीमीटर्स पे जाके हमें बिल्कुल क्लियर यहाँ पे प्रिसिजन से इमेज दे पाती है। बट अब कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कि बॉर्डर एरिया पे कोई गतिविधि हो रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो हमें जितने कम स्पेस के अंदर कितना करेक्ट डेटा मिल सकता है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमें इस रेजोल्यूशन को 50 से 30 से 10 तक लेके जाना है कि बिल्कुल करेक्ट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। तो इसके लिए हमें कोई ऐसी इमेजरी की रिक्वायरमेंट है जो कि अब ग्लोबल फॉर्म्स हमें प्रोवाइड कर सकती है ना। तो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है कि हमारे डिफेंस सिस्टम है, हमारे सैटेलाइट सिस्टम में आप हमें हेल्प करें। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बीइंग कि जो हमारा अगेन ऑपरेशन सिंदूर हुआ इन दैट केस जो मेजर सपोर्ट पाकिस्तान को सैटेलाइट्स का मिला ना, वो मिला चाइना से। ठीक है, कि चाइना ने अब हेल्प की है पाकिस्तान की कि वो प्रिसीजन से एकदम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि चाइना के पास ऐसी है, हमारे पास, या चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, है ना। तो कार्टोसैट एंड रिजल्ट के बारे में उन्होंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है कि 30 सेंटीमीटर्स वाला डेटा जो है वो भी इतना इनफ नहीं है, बट ये तो स्टिल 50 पे दे रही है ना। तो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया जाना है। ठीक है, एंड इसके अंदर हमें SBS जो मिशन है जिसके बारे में हम टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि 52 सैटेलाइट्स का एक ऐसा कॉन्वॉय है जिसको हम लॉन्च करना शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर से, है ना, जिसके अंदर हमारी जो DRDO है बीच में हेल्प कर रही है, इसरो भी बीच में थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे हम मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है ना, एक प्रोग्राम हमारा वो भी है। बट प्राइवेट प्लेयर्स की और रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, ये न्यूज़ हमें कह रही है। तो सवाल क्या है? कार्टोसैट के बेसिस पे सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, कार्टोसैट 3 इज अ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। Second, Cartosat 3 mission time period is for 5 years. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कार्टोसैट, अब मेरा सवाल आपसे यही है जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करेंगे कि कार्टोसैट 3 लॉन्च कब हुई थी। ठीक है, एंड मेजरली इसका काम क्या है? तो ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के अलावा एक और इसके पास ऑर्बिट के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ना ये रिवॉल्व कर सकती है, तो वो कौन सी है? ठीक है, सन सिंक्रोनस तो है ही है, एक और भी है, तो वो आप मुझे बताना कौन सी है। ठीक है, तो इसरो की ना वेबसाइट पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जहाँ पे आप कार्टोसैट 3 के बारे में लिखोगे तो इसरो का ना एक पेज खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, एक सन सिंक्रोनस तो लिखी होगी, एक और भी लिखा होगा। ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे। तो 5 साल का इसका मिशन है, टाइम पीरियड है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है, बोथ। तो मैंने वो वाली स्पेसिफिकली यहाँ पे स्लाइड नहीं डाली है क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा और ऑर्बिट के अंदर ये घूम सकती है। ठीक है, 5 साल का इसका है, ऑल्टीट्यूड 509 किलोमीटर्स का, देन मीन इंक्लिनेशन, देन ओवरऑल मास कितना है, पावर जनरेशन ये कितनी करती है, मिशन का जो लाइफ स्पैन है वो 5 ईयर्स का है। एंड यहाँ पर मिशन की लाइफ जो एक्चुअली में 1.2 ईयर्स इनिशियली मानी गई थी, बट ये 5 ईयर्स तक यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी। ठीक, देन ICMR इनवाइट्स पार्टनर्स टू लॉन्च एंड सेल इट्स न्यू मलेरिया वैक्सीन। तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया क्या है। ठीक है, देन आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन पता होने चाहिए, और ये नई वैक्सीन का नाम क्या है, किस तरह की वैक्सीन है, वो आपको पता होनी चाहिए। नई वैक्सीन का नाम क्या है? ADF एड फैल्सीवैक्स। ठीक है, ये इसका नया नाम है जो कि अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एक मेजर सा रोल यही होता है क्योंकि अब मलेरिया जो है एक वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होने वाली चीज है ना। ठीक है, यह बीमारी है, वेक्टर कैसे? मस्कीटोज जो हैं उसके थ्रू ही ये फैलता है। ठीक है, एंड फैलाने वाला बेसिकली हमारे पास वेक्टर जो है वो मॉस्कीटो होते हैं, एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम की वजह से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, सो अब वो मॉस्कीटोज को एज अ वेक्टर यूज करते हैं, एंड वो जब मॉस्कीटोज जिसमें मेजरली एडीज एजिप्टाई होते हैं जो फीमेल्स होती हैं, वो जब ह्यूमंस को बाइट करती हैं, ठीक है, तो मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। तो अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मेजर सा पार्ट यही है कि ये अब जो हमारे पास वेक्टर के बाद जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम है, हमने उसी को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की बात बता रही हूँ, उसी का ही एक मेजर जो चीज़ है उसको एक्सट्रैक्ट किया, जीन को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, नॉट होल ऑफ द वैक्स जो हमारा ये वायरल है, ठीक है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट पूरा नहीं किया, उसका एक छोटा सा पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, उसी की वजह से अब वैक्सीन के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो एंटीजन बना के अब उसको सेव भी कर ले, मेमोराइज भी कर ले बॉडी के अंदर, एंड फर्दर जो एंटीबॉडी उसकी बना सकती है ना। वो प्रोसेस को हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो सिमिलर तरीके से अब हम बता रही हूँ एड फैल्सीवैक्स के अंदर
ना रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होने के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि हम जैसे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में जनरली एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक वीक वैक्सीन बोलते हैं। लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन हमारे पास होती है एक, ठीक है। लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मेजर रोल क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो हमारे पास लाइव वायरस होता है उसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा वीक कर देते हैं, बट पूरा का पूरा यूज करते हैं हम, है ना। सो पूरा का पूरा हम वैक्सीन के अंदर यूज करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो चांसेस आर कि लाइव एटेन्यूएटेड के अंदर कि वो वायरस वापस से जिंदा होकर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। वेरन जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन होते हैं, इन सबके केसेस में ये चीज रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सब यूनिट वैक्सीन हम बोलते हैं इनको ओवरऑल, है ना। तो इस केस के अंदर पॉसिबिलिटी वो नहीं होती। बट अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होने के बावजूद भी जो एड फैल्सीवैक्स है, इसने पूरा का पूरा जो वायरस है ना उसको यूज किया है, बट स्टिल ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की तरह है। तो कॉम्बिनेशन आप एक तरह से मान सकते हैं उसको, लाइव एटेन्यूएटेड का एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का। तो अब इसका जो रिस्पॉन्स आएगा बॉडी के अंदर, है ना, अब जैसे हम लो इम्यूनिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की क्या बात करें, या फिर हार्ट पेशेंट्स की बात करते हैं, एचआईवी वाले पेशेंट्स की बात करते हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज की बात करते हैं, उनको हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देते हैं, है ना। वेरएज अगर हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो जनरली यूज करते हैं या सब यूनिट वैक्सीन यूज करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी अभी इम्यूनिटी लो है ना। बट अब इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा बॉडी के अंदर वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है विद रिस्पेक्ट टू मलेरिया, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है कि हमारे पास 4 प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम तो है ही है, बट 4 ऐसे पैरासाइट्स और हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होती है ह्यूमंस के अंदर, जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किए। इनके क्या क्या नाम है, एक तो पी विवैक्स है, ठीक है, मलेरिया इन्फेक्शंस के लिए स्पेशली इन इंडिया जो स्पेसिफिकली होता है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास पी मलेरी ए, थर्ड है हमारे पास पी ओवल, एंड फोर्थ है हमारे पास पी नो लेसी, ठीक है। तो ये नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ भी यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन आपको पता होने चाहिए। देन सवाल क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर मेड यूजिंग बैक्टीरियल और यीस्ट सेल्स। Second, recombinant vaccines are toxoid vaccines. Third, tetanus vaccine is a recombinant vaccine. How many statements is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंदर एक छोटा सा पोर्शन एक वायरस का, ठीक है, उसको हम यीस्ट या बैक्टीरिया के अंदर एज अ वेक्टर जो यूज किया जाता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर वहां से ही हम वैक्सीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल केसेस में हमारे पास वो वेक्टर मॉस्किटो होता है ना, जहाँ पे प्लाज्मोडियम एग्जिस्ट तो करता ही है, ठीक है। सो इन दैट केस अब हम क्या कर रहे हैं, यीस्ट को या बैक्टीरिया का एज अ शेल यूज कर लेते हैं खाली न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। सो उसके अंदर हम ये छोटा सा पार्ट इसका डाल देते हैं एंड वैक्सीन बना देते हैं, एंड उसके बाद उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ऑल टुगेदर जो है ना वो सब यूनिट वैक्सीन का पार्ट आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कौन सी, मैंने आपको लाइव एटेन्यूएटेड बता दी, जिसमें वीकेंड बैक्टीरियाज वाला वीकेंड जो है वो भी आती है, लाइव एटेन्यूएटेड भी आती है ना, सब यूनिट वैक्सीन है। देन हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तो है ही हैं, आरएनए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है, वो सारी की सारी इसका मतलब आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, बट टॉक्सॉइड और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ऑल टुगेदर सब यूनिट वैक्सीन मानी जाती हैं। देन टेटनस की वैक्सीन की जब बात करें तो वो टॉक्सॉइड वैक्सीन का पार्ट है, ठीक है। तो मुझे एग्जाम्पल जो है, एक तो मैंने आपको भी न्यूज़ बताई है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तो है ही है, आप मुझे बताओ कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और किसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, वो कौन सी वैक्सीन है, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यूज़ की जाती है। टॉक्सॉइड वैक्सीन का एक बेसिक आइडिया ये होता है, टेटनस जो है वो टॉक्सिक की वजह से होता है, तो वही टॉक्सिक को ना, या आप कह सकते हो कि टॉक्सिन को बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, या टॉक्सिन कॉजिंग जो जीन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। बाकी पूरा का पूरा जो एज इट इज हमारे पास वायरस होता है ना, उससे हम वैक्सीन थ्रू वेक्टर हम इंसर्ट कर देते हैं इन द बॉडी, ताकि जो टेटनस है उसके लिए अगेन बॉडी जो है एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो हमारे पास ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन प्रीमियम मोबिलाइजेशन PSU नॉन लाइफ इंश्योरर्स आउट परफॉर्म प्राइवेट प्लेयर्स। सो बेसिक्स आइडियाज के अंदर न्यूज़ के अंदर आपको यही बताया गया है कि जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है ना वो डाउन जा रहे हैं, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनीज का यहाँ पे इतना इनकम या थ्रू प्रीमियम्स जब वो कमाते हैं वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो अब उसके अंदर ना स्पेसिफिकली एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, 1N रूल। क्या होता है इंश्योरेंस के अंदर, इसका बेसिक्स आइडिया ये होता है कि इंश्योरेंस के टाइम पे जितना प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, या इंश्योरेंस की जितनी भी टोटल अमाउंट होती है ना,
उसके अंदर एक स्पेसिफिक कमीशन होता है उस एजेंट का, ठीक है। एंड जितने भी टाइम स्पैन के लिए इनिशियली क्या होता था कि एट द एंड जो इंश्योरेंस का जब आपका मैच्योरिटी होती थी उसके बाद कमीशन मिलता था एजेंट को, ठीक है। बट अब जैसे हमारी जो लाइफ है वो फास्ट पेस पे चल रही है, तो अब जो ये कमीशन वाला पोर्शन है ना विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीमियम एंड अमाउंट जो टोटल बन रहा है उसके हिसाब से जो कमीशन बनती है अब एजेंट की वो थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसीज जो लॉन्ग टर्म में है, यहाँ पे माइंडेड ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए रूल है कि फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स की आपकी पॉलिसी का टाइम पीरियड है एंड आपका जितना भी कमीशन बनता था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया कमीशन बनता था, तो वो 1 लाख को अब 15 साल के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा एंड वो टाइम एंड अगेन पेमेंट जैसे जैसे आती रहेगी प्रीमियम की उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली 1N रूल आपका बोलता है इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस के लिए ही है, ठीक है। सो एक शिफ्ट है अर्लियर प्रैक्टिसेस की कि फुल कमीशन रिकॉग्निशन अपफ्रंट पहले बाद में मिला करती थी, बट अभी के केसेस में उन्होंने यही बोला है कि जो प्रीमियम्स हैं इन द केस ऑफ गवर्नमेंट बैक्ड हेल्थ स्कीम्स वो भी शार्पली ड्रॉप हुई हैं एंड ये चेंज जो हुआ है ओवरऑल जो प्रीमियम है इंश्योरेंस के अंदर वो कम हो गया है। बट यहाँ पर बढ़ा कहाँ है प्रीमियम? बढ़ा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर या हेल्थ रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंसेज है ना उसके अंदर प्रीमियम के रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉस्ट क्योंकि बढ़ गए हैं, 18% GST उसके ऊपर लगता है, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो गए हैं एंड वो प्रेशर हो गया है उस हाउस होल्ड फाइनेंसेस के ऊपर इसी की वजह से, ठीक है। हेल्थ के ऊपर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना जो है प्रेफर कर रहे हैं, तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कम हो गई है एंड रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी उसकी जो अब डिमांड है वो कम हो गई है, ठीक है। तो 10 to 13% ही रही वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में अभी तक कंपेयर टू 20-25% इन द अर्लियर ईयर्स। तो हमारे पास जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो 3 लाख करोड़ का मार्क अप टिल नाउ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 कवर कर चुके हैं एंड किसके थ्रू? ड्रिवन बाय सपोर्टिव रेगुलेशंस, क्योंकि रेगुलेशंस उनके सपोर्ट में है। राइजिंग इंश्योरटेक अडॉप्शन, क्योंकि अब इंश्योरेंस जो है इनिशियली लोग लेने से डरते थे, अब हेल्थ सेक्टर की अगर आप बात करो तो वो नॉन लाइफ के केसेस में ही आता है। लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग चीज़ है ना। तो नॉन लाइफ के केस में अब लोग जो है इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना प्रेफर करते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं, उनको बेयर ना करना पड़े, वो प्रीमियम देने के लिए यहाँ पे तैयार रहते हैं, है ना। सो अब क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब जो सपोर्टिव है हमारा इन्वायरमेंट, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, डिजिटलाइजेशन भी हो गई है, इतना ज़्यादा आपको भागना नहीं पड़ता अब इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए, ठीक है। एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास, इस वजह से इसकी जो इंश्योरेंस के प्रीमियम है नॉन लाइफ सेक्टर में वो बढ़ गए हैं, ठीक है। एंड प्रीमियम रेट्स जो है अब वो कितने हो चुके हैं? आप कह सकते हो 3 लाख करोड़ जो है का मार्क नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाले प्रीमियम्स वो 2025 में जून तक अभी तक कवर कर चुके हैं। एंड जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन्होंने अब कितना आप कह सकते हो 10 to 13% इंश्योरेंस का प्रीमियम ही अभी तक कमाया है, जो लास्ट टाइम पे 20-25% हुआ करता था। बस यही आपकी न्यूज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग, द 1N रूल इन इंश्योरेंस इज वेयर द कमीशंस फॉर शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस इज कैलकुलेटेड at the end of maturity. Second, non-life insurance premiums cross 3 lakh crores mark in 2025 till now. Which of the statements above is or are correct? तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली। नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या हुआ है। 1N रूल जो है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद इन द स्पैन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इंश्योरेंस फॉर लॉन्ग टाइम जो करवाई गई होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी ही बन रहा है। तो अगेन डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देन रिलीफ फ्रॉम फ्लड इन्फ्लेशन, तो बेसिकली अब ये यही बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर ना हमारा जो रेट है वो कम हो रहा है। मेजरली उसका आइडिया क्या है कि हमारा जो मॉनसून है वो बेटर हुआ है। तो सीरियल का जो सीरियल कंफर्ट में बेसिकली हम व्हीट और राइस को लेकर चलते हैं, ठीक है, कि व्हीट में ना ऑल टाइम लो ऑलरेडी हमारे पास जो है चल रहा था लास्ट ईयर तक, बट इस साल जो मॉनसून है उसके हिसाब से हमारी जो व्हीट है उसको हमने जब प्रोक्योर किया वो ऑल टाइम हाई हो गई, ठीक है। एंड राइस तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो स्टॉक्स भी बचा था एंड प्रोडक्शन है उसकी बेटर हुई है। मॉनसून की तरफ से हमें रिलीफ मिला है एंड यहाँ पर 106.4 अबव द कंट्रीज लॉन्ग एवरेज पीरियड जो रेनफॉल है वो ज़्यादा हुई है। एंड जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनके अंदर जो है इन सभी जगहों को छोड़कर बाकी सब तरह 7.1% से ज़्यादा इस बार अबव जो रेनफॉल है एट पार से ज़्यादा हुई है। एट पार मीन्स कि एट द नॉर्मल लेवल, एंड उससे ज़्यादा 7.1% हुई है, ठीक है। उसके अलावा अब उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास बैक टू बैक मॉनसून्स बेटर हुए हैं, तो आपको ये टेबल यहाँ पर
पता होना चाहिए कि क्या है। एंड बेसिकली जो हमारा प्रोग्रेसिव एरियाज जो है वो खारिफ क्रॉप्स के अंदर हमें देखने को मिला है कि बेटर जो है उपजाऊ या आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी हो सकती है। अरहर के केस में, सोयाबीन, कॉटन के केस में ये चीज़ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अरहर का जो अब टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है, सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई है। कॉटन के केस में वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास जो अब यूज़ होता है ससेप्टिबिलिटी टू पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट जो है उनका अटैक हो गया था, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली जो सोयाबीन और अरहर है ना वो एमएसपी जो सरकार ने बोली उससे कम में यहाँ पर बिक रही है मार्केट के अंदर। एंड राजस्थान एंड गुजरात ने स्पेसिफिकली मूंग, जिसको हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन जो है वो बेटर कर दी है, जिस वजह से मार्केट थोड़ा और आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट अगर हम पल्सेस बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी बेटर हो गई है। सोयाबीन एंड मेज के केस में जो है थोड़ा सा स्टिल बेटर यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो अब ऑल्टरनेटिव यूज है अब अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन वो यही है, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो बायोफ्यूल्स के अंदर हम इनको यूज कर रहे हैं एंड एनिमल फीड के अंदर भी हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल यूज इसका आता है ऑटोमेटिकली, जिस वजह से अगेन हम कह सकते हैं कि इनकी जो कंजम्पशन रेट है वो ज्यादा है। तो अब इंडियन फार्मर्स जो है ना वो प्लांट कर रहे हैं लेस एरिया अंडर पल्सेस लाइक अरहर एंड उड़द और सोयाबीन, क्योंकि अब मेजर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट उनके ऊपर है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ही इतना ज़्यादा है। बट सरकार ने इसके लिए क्या किया है, कैपिंग कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स जो है वो पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स के लिए यहाँ पर नहीं रोके हैं, जिस वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखा जा रहा है कि कंट्रोल में है अभी के हिसाब से। अब चौथी चीज़ आती है विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स कि चाइना जो मेजर मार्केट लेकर बैठा है, मोनोपली लेके बैठा है ना हमारे पास फर्टिलाइजर्स की, इन दैट केस वो अब यहाँ पर थोड़ा सा आने वाले टाइम में हो सकता है कि हैम्पर हो जाए। सो इसी हिसाब से अब जो फॉस्फोरस बेस्ड हमारे पास डीएपी की जब हम बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो है वो आने वाले टाइम में हो सकता है इनपुट कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ा दे। सो मेजर सी बात है, आपको न्यूज़ यहाँ पर यही कह रही है। सवाल यही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्लैश कस्टम ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल 16.5% इन May 2025. Progressive area sown under most kharif crops has gone up from last year. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, खारिफ क्रॉप्स के लिए अगर प्रोडक्टिविटी बेटर हो रही है, उपजाऊ अगर ज़्यादा हो रही है ज़मीन, तो हम क्यों नहीं उसको ग्रो करेंगे ज़्यादा, है ना। एंड जो कस्टम्स ड्यूटी है एडिबल ऑयल्स के ऊपर वो कम कर दिए गए थे ताकि हम इम्पोर्ट कर पाए फ्रीली। क्यों? क्योंकि हमने डोमेस्टिक लेवल पर उसकी प्रोडक्शन के लिए भी इतना कुछ काम नहीं किया है। सो अब इंडिया विल एड्रेस कंसर्न्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी डैमेज एक्ट। तो अब इसको आप दोबारा से रीड कर सकते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप कर सकते हो। इन डिटेल हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये भी 78% कोल प्लांट्स वोंट नीड एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कैटेगरी ए, बी और सी के थर्मल पावर प्लांट्स की बात बताई थी, ठीक है। सो अब उसके ऊपर आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। देन अगेन इफ यू आर एनरोलिंग इन आर कोर्सेज, तो आज लास्ट डे है 21 जुलाई कि हमें 21% ऑफ आपको डायरेक्टली मिल रहा है ऑन ऑल मेन्स, प्रीलिम्स एंड फाउंडेशन कोर्सेज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के जो पंजाब स्पेसिफिक कोर्सेज है, ठीक है। तो आप ये कोड दैट इज लास्ट 50 यूज कर सकते हो। एंड इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो ये कोड इनके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा। तो ये अर्ली बर्ड के बजाय 10% ऑफ के लिए ना आप 21% ऑफ ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। एंड सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पे भी अवेल करने के लिए 21% ऑफ अगर मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लगाओगे, है ना। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इन बैचेस का। तो आप ये कोड अगेन लास्ट 50 यूज कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।